गौतम अडानी ने मोदी का साथ उस टाइम दिया जब मोदी के साथ कोई खड़ा नहीं था। दुनिया के दूसरे अरबपति इंसान तो बन गए, लेकिन ना ही टैक्स में कहीं दिखे और ना ही जॉब प्रोवाइड करने में। लेकिन समस्या तो तब खड़ी हो गई जब श्रीलंका से खबर उठी कि मोदी के कहने पे अडानी ग्रुप को डील दिया गया। साल 2001 एक आदमी गुजरात का सीएम बनता है और दंगे भड़क उठते हैं। उसी समय एक बिजनेसमैन का साम्राज्य शुरू होता है, लेकिन 20 साल बाद वही सीएम देश का प्रधानमंत्री बनता है और वही बिजनेसमैन दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक तकदीर है या फिर एक कनेक्शन जो हर बार इनके बीच में एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा देता है? आखिर क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट, लैंड, एयरपोर्ट डील से लेकर हिडेनबर्ग रिसर्च तक जा पहुंची है? तो आइए सुनाता हूँ आज की स्टोरी, जिसमें किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मिले और किस तरह से डील पर डील अप्रूव होते चले गए। साल 2001 केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाया जाता है और इसी के साथ उन पर दिसंबर 2002 में होने वाले इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। लेकिन फरवरी 2002 में ही गुजरात में गोधरा ट्रेन अग्निकांड हो जाता है, जिसमें कि 59 लोग मारे जाते हैं और इसी अग्निकांड को लेकर पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठते हैं, जो कि कई दिनों तक लगातार चलते ही रहते हैं। और जब इस दंगे को लेकर लोकसभा में बात उठती है तो वहाँ पर प्रॉपर्टी लॉस तो करोड़ों में बताया जाता है, लेकिन मौत होने वालों की संख्या 963 बताई जाती है। और जब यही डाटा आप किसी अदर रिपोर्ट में देखोगे तो वहाँ पर 1000+ ही देखने को मिलेगा, कहीं कहीं तो 2000 भी टच करते हैं। लेकिन उस समय बीजेपी सरकार में इतना भयानक हिंसा हुआ और उसी साल मोदी अपने कैंपिंग में मुस्लिम विरोधी बयानबाजी का खूब यूज करते हैं और बीजेपी ने वोटर्स के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण का खूब लाभ उठाया और एहसास दिलाया कि हिंदू खतरे में है। और इसी रणनीति को लेकर बीजेपी 2002 में अपनी सरकार बनाती है। और मैं इस दंगे को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस दंगे के बाद जब मोदी के खिलाफ सब खड़े थे तो गौतम अडानी ने ही मजबूती के साथ खड़े होकर मोदी का साथ दिया था और फिर अडानी ने ही मोदी को वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज करने में मदद की, जिससे कि मोदी को भारत और दुनिया के सामने डेवलपमेंट आइकन के रूप में फिर से स्थापित करने में मदद मिली। लेकिन ये दंगा क्यों हुआ, इसका आज तक कोई फिक्स आंसर नहीं मिला तो बस हिंदू और मुस्लिम, और न ही इससे पहले अडानी और मोदी को एक साथ लेकर कोई डाटा इंटरनेट पर मौजूद है। और फिर यहीं से रियल गेम शुरू होती है और लोगों में बातें शुरू हो जाती है कि बहुत ही आराना लगता है। और इसके बाद जब मोदी गुजरात के सीएम थे तो उस टाइम पर अडानी ग्रुप्स को पोर्ट्स के लिए काफी सारी जमीनें प्रोवाइड की जाती है, जो कि 32 रुपए पर स्क्वायर फीट से दिए जाते हैं और कहीं कहीं तो 1 रुपया स्क्वायर फीट से दिए जाते हैं, जो कि मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा कम था। जबकि अदर कंपनी को मार्केट प्राइस पर ही जमीनें प्रोवाइड की जाती है, जैसे की टीसीएस और फोर्ड इंडिया को 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट से जमीन दिया गया, टाटा मोटर्स को 900 रुपए पर स्क्वायर फीट से जमीन दिया गया और मारुति सुजुकी को 670 रुपए पर स्क्वायर फीट से जमीन दिया गया। और इसी जमीन के हेराफेरी के चक्कर में गुजरात सरकार को 58 करोड़ का लॉस होता है और अडानी ग्रुप्स को 58 करोड़ का प्रॉफिट। खैर, जब 2014 में लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था तो उसमें गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के मार्केटिंग के लिए फंड कर रहे थे, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। और मैं इसे ज्यादा क्रेडिट नहीं दूंगा क्योंकि ऐसा लगेगा कि मैं उनकी बातों को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बट मैं इस बात से इनकार भी नहीं करूंगा कि जब मोदी इलेक्शन के टाइम पर अडानी के प्राइवेट जेट से प्रचार कर रहे थे और जब जीत हुई तो 22 मई 2014 को जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, वे अहमदाबाद से अडानी के प्राइवेट जेट से दिल्ली आए, जिसमें कि एक साइड पर अडानी का लोगो बना हुआ था और दूसरे साइड में इंडियन फ्लैग को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। तो ऐसे में सवाल ये कि जब सरकार के पास खुद का प्लेन था तो प्राइवेट की क्या ही जरूरत पड़ गई। और वैसे भी मोदी के प्रधानमंत्री पद लेने के बाद सरकार और बिजनेस की रेखा धुंधली सी हो गई और इसके बाद से ही नेशनल इंटरनेशनल डील इतने अप्रूव हुए कि साल 2022 में ही वे दुनिया के दूसरे अमीर व्यक्ति बन गए। लेकिन इस टॉपिक पर आने से पहले प्रधानमंत्री के शपथ के बाद की बात करते हैं, क्योंकि जून 2015 में नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के पीएम से मिलते हैं और अगस्त 2015 में अडानी को बांग्लादेश से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मार्च 2017 में नरेंद्र मोदी मलेशिया के पीएम से मिलते हैं और अप्रैल 2017 में अडानी को मलेशिया से बिजनेस डील मिल जाता है। जनवरी 2018 में नरेंद्र मोदी इजराइल के पीएम से मिलते हैं और दिसंबर 2018 में अडानी को इजराइल से बिजनेस डील मिल जाता है। जून 2018 में नरेंद्र मोदी सिंगापुर के पीएम से मिलते हैं और जून 2018 में ही सिंगापुर से अडानी पोर्ट्स में 1000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद लिए जाते हैं। फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी श्रीलंका के पीएम से मिलते हैं
और जुलाई 2020 में अडानी ग्रुप्स को श्रीलंका से बिजनेस डील मिल जाता है। और ऐसा ही नेपाल, तंजानिया, वियतनाम जैसे देशों के साथ भी होता है जिसमें कि नरेंद्र मोदी मिलते हैं और अडानी को बिजनेस डील मिल जाती है। और ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि श्रीलंका का 2020 का जो डील हुआ था उसके लगभग एक साल बाद श्रीलंका से खबर उठती है, जिसमें नवंबर 2021 में श्रीलंका के इलेक्ट्रिक सिटी के चीफ कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 500 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट सीधे अडानी ग्रुप्स को देने के लिए प्रेशर दिया था। तो अब जरा सोच कर देखो कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? लेकिन जब यह खबर उठी तो बहुत सारे चेहरे शांत हो गए और एक दिन बाद ही श्रीलंका से एक और खबर आती है कि चीफ ने अपना बयान वापस ले लिया और वहां के राष्ट्रपति ने भी इस आरोप को खंडित किया। लेकिन इन सब के बीच में एक और हेडलाइन छपती है जिसमें लिखा होता है, अडानी ग्रुप्स को प्रोजेक्ट देने के लिए जिसने आरोप लगाया है उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस रिजाइन के साथ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये सब सच था या था किसी का डर जो पीछे से सब कुछ कंट्रोल किए बैठा था। तो अब जरा सोच कर देखो कि साल 2022 में गौतम अडानी दुनिया के दूसरे करोड़पति इंसान कैसे बन गए। लेकिन दुनिया के दूसरे करोड़पति इंसान के पद पे पहुंच जाने के बाद भी गौतम अडानी पर टाइम टू टाइम कोई ना कोई आरोप लगते ही रहते हैं। जैसे कि कभी कोयला इंपोर्ट प्राइस पर आरोप लगते हैं, तो कभी इंडिया में कम दामों पर जमीन मिलने का आरोप लग जाता है, तो कभी लोन माफ हो जाता है, तो कभी प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा हो कि अडानी दुनिया के दूसरे करोड़पति इंसान तो बन गए लेकिन अभी कहीं दिखाई क्यों नहीं देते। तो इसका जवाब है हिडेनबर्ग रिसर्च। जनवरी 2023 में हिडेनबर्ग रिसर्च अडानी पर 106 पेज की एक रिपोर्ट निकालती है जिसके हेडलाइन में ही लिखा होता है, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। और ये जो रिपोर्ट निकाला गया था इसमें अडानी ग्रुप्स के सारे काले चिट्ठे को लिखा गया है। मैं इसे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे खुद जरूर एक बार पढ़ लें। लेकिन अभी भी आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अडानी ग्रुप्स इतनी बड़ी कंपनी है, सरकार को इतना टैक्स पे करती है, लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, तो सरकार का तो हेल्प करना बनता है ना। लेकिन आप 2022 का ही डाटा देख लो जिसमें कि वो टॉप पोजीशन पर था, बट टैक्स देने में टॉप 10 में भी नहीं आता था। और जॉब देने में अडानी ग्रुप्स तो और भी पीछे, क्योंकि अडानी ग्रुप्स में सिर्फ 36,000 लोग काम करते हैं, जबकि रिलायंस और टाटा ग्रुप्स में तो लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया हो कि ना ही टैक्स में कहीं दिखे और ना ही जॉब प्रोवाइड करने में। लेकिन हाँ, अगर पब्लिसिटी करना हो तो 60,000 करोड़ डोनेट भी कर देते हैं, और ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इससे 3 शाहरुख खान की नेटवर्थ हो जाएगी। और ये सच है कि अपने 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ डोनेट करने का फैसला किया गया था, जो कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जाना था। लेकिन इस 60,000 करोड़ के अमाउंट में अभी तक, यानी कि जबकि मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो 15% भी डोनेट नहीं किया गया है। मैं मानता हूँ कि न्यूज चैनल आपके पास है, लेकिन सवाल करने का अधिकार तो संविधान से दिया गया है ना। लेकिन अगर सवाल करो तो कहते हैं कि ये पूछना तुम्हारा काम है। खैर, मैंने इस वीडियो में लगभग सारे पॉइंट्स को टच किया है, लेकिन कहीं भी एयरपोर्ट का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसमें सिर्फ अडानी मोदी का ही कनेक्शन नहीं है, बल्कि जीवीके और कांग्रेस का भी कनेक्शन है। तो सिर्फ एक की ही गलती दिखाना ये सही नहीं है। इसलिए मैं इस पर जल्दी ही वीडियो लाकर ये एक्सप्लेन करूंगा कि अडानी ग्रुप्स के हाथों में ही सारे एयरपोर्ट क्यों चले गए। और मैंने इस वीडियो में एक भी बात हवाई में नहीं की है, बल्कि आपको हर बात का प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप खुद उसे जाकर चेकआउट कर सकते हो।